नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। और ये हमारा टेस्ट 2 है जो 70वीं बिहार पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। उसके लिए हम एडुटेरिया का जो जुनून सीरीज इन्होंने निकाला है, एडुटेरिया वालों ने टेस्ट सीरीज बीपीएससी 17th के लिए। इसका हमारा जो है ये टेस्ट 2 है। टेस्ट 1 में हमने हिस्ट्री का टेस्ट देखा था और टेस्ट 2 हम इंडियन ज्योग्राफी का आज टेस्ट देखेंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन जो आपके लिए गए हैं महेश बर्णवाल की बुक से बने हैं और करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। ठीक है, जो कि 1 मई से 15 मई 2024 तक के लिए गए हैं। टोटल 150 क्वेश्चन इसमें होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ जो आपका पेपर आएगा उसी तरह से ये पेपर बनाया गया है। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, कर्क रेखा जो है वो भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, जिसमें हमें सत्य कथन बताना है। इसमें ये हमें विशेष ध्यान देना है कि सत्य पूछा है या सत्य। तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एक कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। इसमें 8 राज्य शामिल हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखें, ये जो कर्क रेखा है ना, ये पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। और साथ ही नेक्स्ट देख लेते हैं, मिनिकॉय व मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल तथा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है। तो ये स्टेटमेंट देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप इसके बीच 9 डिग्री चैनल है, जबकि मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो इन्होंने ये बदल दिया है। यहाँ होना चाहिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इसके बीच जो होना चाहिए वो 9 डिग्री चैनल, और मालदीव और मिनिकॉय के बीच होना चाहिए 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और लास्ट में जो भारत का दक्षिणतम बिंदु दिया है इन्होंने 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। ठीक है, राइट स्टेटमेंट इसका कौन सा हुआ? केवल 3, यानी राइट आंसर ए हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है। इसमें भी हमें सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है। बांग्लादेश और नेपाल जो है वो भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है। और सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी सही है। म्यांमार और भूटान भारत के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखिए, हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है। तो 5 राज्य वो कौन से हैं? वो 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये सभी 5 के 5 राज्य हैं, इसमें एक भी यूटी शामिल नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और म्यांमार और भूटान की बात करें, ये जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो म्यांमार और भूटान किससे करता है? तो देखिए, म्यांमार करता है 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान करता है 4 राज्यों से, जिनमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम शामिल हैं। इसके अलावा देखो, मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश है, उसमें नेपाल शामिल है, चीन शामिल है, पाकिस्तान शामिल है। जबकि 4 राज्यों से म्यांमार और भूटान सीमा साझा करता है, और अफगानिस्तान केवल एक यानी लद्दाख से सीमा साझा करता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के अंतर्गत जो है प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें छूटेगा। सिर्फ टेस्ट नहीं लगाना है हमें, टेस्ट के साथ साथ महत्वपूर्ण फैक्ट को रिवाइज भी करना है। आप टेस्ट 1 देख सकते हैं, उसमें मैंने हिस्ट्री का जो टेस्ट है उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है। आप उसको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और साथ ही हमने मतलब जीके जीएस की रिवीजन के लिए हम लाइव सेशन भी अपना जारी रखे हुए हैं। प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइव सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तटीय आधार रेखा से
12 समुद्री मील की दूरी तक का क्षेत्र है। इसमें हमें असत्य कथन बताना है। देखिए इस पे विशेष ध्यान देना है आपको कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। ठीक, तो भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा तटीय आधार रेखा है, इससे 12 समुद्री मील की दूरी तक का क्षेत्र होता है ये। ठीक, तो ये एकदम सही है। और दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी प्रादेशिक समुद्री सीमा से 24 समुद्री मील आगे तक का क्षेत्र है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है आपका। और इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? केवल 2, यानी असत्य पूछा है तो केवल 2 गलत है। इसको समझ लीजिए। देखिए भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है ना, क्षेत्रीय सागर तटीय आधार रेखा, इससे जो है 12 समुद्री मील नॉटिकल मील की दूरी तक का क्षेत्र ये इसके अंतर्गत आता है। और भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन, जो भी जितने भी दोहन करे इस क्षेत्र के अंतर्गत हमारा भारत, वो उसको अधिकार होता है जितने भी संसाधनों का दोहन करे। आधार रेखा वस्तुतः टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा है। ऐसा नहीं है कि समुद्र में सीधी रेखा खींच दी गई, ये टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित रेखा है। कहीं आइलैंड आ जाता है और इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनती है। और स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को क्या कहते हैं? इंटरनल वाटर कहते हैं, यानी आंतरिक जल कहते हैं। और जो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र है, कॉन्टिग्यूअस जोन है, इसकी दूरी प्रादेशिक समुद्री सीमा है, इससे 12 समुद्री मील या आधार रेखा से 24 समुद्री मील, इस 24 समुद्री मील जो है यानी 1.1 समुद्री मील के 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसके आगे तक का क्षेत्र ये होता है। इस क्षेत्र में भारत को आप्रवासी कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता है, सीमा शुल्क की वसूली के वित्तीय अधिकार हैं और राजकोषीय अधिकार, ये सभी इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं? तो ये टोटल है 18। ठीक है, कुल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें असत्य कथन आपको बताना है। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अंगारा लैंड का ही एक भाग है, क्या ये सही है? तो ये गलत है। तो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है ना कि अंगारा लैंड का। ठीक, और सेकंड है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आर्कीय निफ्टीय आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, तो ये सही है। तो असत्य कथन कौन सा है? केवल एक। ठीक है, केवल एक। नेक्स्ट देख लेते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के क्रम में, तो ये एक परतदार चट्टान होती है। धारवाड़ चट्टान जो है एक परतदार चट्टान का उदाहरण है, एकदम सही है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ये गलत है। धारवाड़ चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में मिलते हैं, ये भी सही है। तो इसमें हमें असत्य पूछा है तो केवल 2, यानी सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, उसके बाद हम ये देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमारा कहता है कि भारत में 98% कोयला किस क्रम के चट्टानों में मिलता है? तो ये हमको मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इसमें हमको 98% कोयला मिलता है। ये जो है परतदार चट्टानें होती हैं और इनमें मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी और इसकी सहायक नदियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कल्प दे रखे हैं और हिमालय के श्रेणियों का जो निर्माण हुआ है, तो ये बताना है हमें किस कल्प में हिमालय की किस श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो इसमें कितने युग सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो देखिए इयोसीन व ओलिगोसीन इस कल्प में आपके बृहद हिमालय का निर्माण होता है, प्लायोसीन में आपके शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है और मायोसीन में लघु हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सभी युग आप देख रहे हैं, सभी के सभी युग्म गलत हैं, गलत सुमेलित हैं। ठीक, आप याद कर लीजिए, इयोसीन व ओलिगोसीन में बृहद हिमालय, प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय और जो मायोसीन कल्प है इसमें लघु हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना किसने कहा था? जो भूसन्निधियां हैं इनको पर्वतों का पालना जो कहा था वो कोबर ने कहा था। ठीक है, कोबर ने कहा था, ऑप्शन बी सही है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है।
इसके निर्माण के संबंध में कोवर का जो भू सन्नति सिद्धांत है, जिसको जियो सिंक्लाइन थ्योरी कहते हैं, एवं मॉर्गन और आइजैक जो है इनका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, मॉर्गन जो है और जो आइजैक है इन्होंने दिया है कौन सा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक, जबकि भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना किसने कहा, कोवर ने। और जो कोवर है इन्होंने क्रेडल ऑफ माउंटेन्स कहा है, यानी भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना कहा है। ये भूसन्निधियां लंबे सरेबा छिछले जलीय भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। इसमें सत्य कथन आपको बताना है। देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर बढ़ते हैं तो हिमालय की चौड़ाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई घटती जाती है। तो ये एकदम गलत है। ठीक है, क्या होता है जब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो चौड़ाई घटती है जबकि ऊंचाई बढ़ती है। ठीक, तो सेकंड है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर अवतल एवं तिब्बत की ओर उत्तल हैं। जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार की ओर अवतल हैं, तिब्बत की ओर उत्तल हैं। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार की ओर तो उत्तल हैं, जबकि तिब्बत की ओर अवतल है, यानी तिब्बत की ओर कॉनकेव है। ठीक है, तो आप ये दोनों फैक्ट याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा, सत्य कथन पूछा है तो ना तो एक सत्य है ना ही दो, यानी जो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई है वो बढ़ती नहीं है बल्कि चौड़ाई घटती जाती है और ऊंचाई जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, तभी तो आप देखते हैं पूर्व के हिमालय की तरफ नेपाल में सबसे ऊंची चोटी हमें माउंट एवरेस्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो ग्लेशियर हैं इनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगे हमको लगाना है, यानी ईस्ट टू वेस्ट की ओर हमको क्रम लगाना है। तो सबसे ईस्ट में पड़ता है आपको सियाचिन ग्लेशियर, फिर वाल्तोरो ग्लेशियर है, फिर बियाफो है, फिर हिस्पर है और बातूरा है। इस मतलब इधर साइड से चलना है, सियाचिन ग्लेशियर, वाल्तोरो और बियाफो, फिर हिस्पर, फिर बातूरा। इसीलिए राइट आंसर इसका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संबंध में बताना है, निम्न कथनों पर विचार करना है हमको। सत्य कथन इसमें बताइए। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियों का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, ये सही है। और गार्डविन आस्टविन जिसको K2 कहते हैं, ये काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, एकदम सही है। राइट आंसर 1 और 2 हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन 14, हिमालय की श्रेणियाँ दे रखी हैं और विभाजक दे रखे हैं, यानी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इसको कौन सा विभाजन करता है इनके बीच, तो इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक, इंडो सांगपो सचर जोन। सत्य कथन पूछा है या सही युग्म सुमेलित है ये पूछा है, तो पहला सही सुमेलित है। उसके बाद बृहद हिमालय और लघु हिमालय, इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट विभाजित करता है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है विभाजित करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया केवल 1। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 15 है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो जोजिला दर्रा जो है जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 16 है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो मार्ग दे रखे हैं और दर्रे दे रखे हैं। कुलगांव से काठी का जो मार्ग है ये पीर पंजाल दर्रे से होके जाता है। ठीक, उसके बाद जो शिमला है इससे तिब्बत का जो मार्ग है वो आपका जाता है सिपिगिला दर्रा से, और कैलाश घाटी का जो मार्ग है वो लिपुलेख दर्रा से होके जाता है, और मंडी से लेह का मार्ग बाड़ालाचा दर्रे से होके जाता है। इसका राइट आंसर हो गया QPRS। ठीक, पहला। उसके बाद क्वेश्चन 17 है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो वो है यांगजी दीवान दर्रा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5890 मीटर। ठीक है, और सिपकीला दर्रा जो है वो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, ये आप समझ लीजिए। बाड़ालाचा दर्रा ये जो है मंडी से लेह जाने का मार्ग यहाँ से खुलता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इसमें असत्य कथन बताना है। तो कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है वो काली तथा तीस्ता नदियों के बीच है, तो पहला गलत है। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। ठीक, और उसके बाद देखें नेपाल हिमालय में हिमालय का सर्वोच्च शिखर अवस्थित है जो कि माउंट एवरेस्ट है, ये सही है। और कामेत जो है कामेत और त्रिशूल जैसे शिखर नेपाल हिमालय के भाग हैं, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये जो है कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं, उत्तराखंड के भाग हैं। ठीक है, तो असत्य कथन है पहला और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये असत कथन इसमें भी हमें बताना है। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। सेनकोट्टा जो है वो गैप कार्डामम पहाड़ियों में स्थित है, और पर्यटक स्थल कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों में स्थित है, ये भी सही है। तो तीनों सभी कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। क्वेश्चन 20 है, पूर्वी घाट को, इसमें भी सत्य कथन बताना है हमें। तो पूर्वी घाट को सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी और
मतलब उत्तरी सरकार इसे कहते हैं, और मध्य में कोडप्पा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जानते हैं, सही है। और पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, यद्यपि दक्षिण में नीलगिरी श्रेणी के निकट ये सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करती है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, यानी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। उसके बाद 21 देखेंगे, भूड़ जो नाम है ये शिलाकृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होती है? बांगर प्रदेश में। तो बांगर प्रदेश से क्या तात्पर्य है? ये मैदानी भागों का वह उच्च भाग है जहाँ सामान्यतः जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुँच पाता है, और पुराने जलों से निर्मित बांगर प्रदेश में कंकड़ और पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि बन गई है और उसे क्या नाम दिया गया है? स्थानीय रूप से भूड़। ठीक है। क्वेश्चन 22 देखेंगे, तराई प्रदेशों, इसमें असत्य बताना है हमको। तो तराई प्रदेशों को कछारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ये पहला गलत है, क्योंकि जो खादर प्रदेश हैं इनको कछारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और खादर जो है ये नवीन जलोढ़ों से निर्मित होते हैं, और यहाँ पे हर साल जो है जो बाढ़ जो है ये नई मिट्टी बहा के लेके आती है, नई उर्वर मिट्टी ये लेके आती है अपने साथ। और असत्य कथन देखेंगे, पहला जो है असत्य हो गया, क्योंकि तराई प्रदेश को नहीं बल्कि खादर प्रदेश को कछारी प्रदेश कहा जाता है। दूसरा सत्य है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार और होली के बीच के क्षेत्र को गिरपादीय मैदान भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका असत्य कथन कौन सा हो गया? केवल एक। क्वेश्चन 23 है, भारत के तटवर्ती मैदानों के संबंध में आपको बताना है सत्य कथन। तो भारत के तटवर्ती मैदानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पश्चिमी तटीय मैदान एक सक्रिय जलोढ़ पट्टी है, पहला सही है। और कन्नड़ तट पर पश्चजल एवं लैगूनों को कयाल कहते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये इसीलिए गलत है क्योंकि मालाबार तट में पश्चजल और लैगूनों की प्रधानता है, उन्हें ही कयाल कहा जाता है, ना कि कन्नड़ तट पे, इसीलिए ये गलत है। और तीसरा है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में कम चौड़ा है, ये भी गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो अधिक चौड़ा है पूर्वी तटीय मैदान से। ठीक है, कुल मिला के ये बोलना है पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट की तुलना में कम चौड़ा है, बिल्कुल नहीं, ये पूर्वी तटीय मैदान जो है अधिक चौड़ा है पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में। तो और नेक्स्ट फोर्थ है, पश्चिमी तट जो है इसकी तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रयों या बंदरगाहों की कमी दिखती है, तो ये सही है। पहला और चौथा सत्य है और दूसरा तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्थलाकृति दे रखी है, अवस्थिति दे रखी है, तो इसमें हमको बताना है कौन से युग में सही सुमेलित हैं। तो देखिए इसमें जो सेलुलर जेल है ये दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, तो केवल 3 कथन जो है ये सही सुमेलित है। सैडल पीक और पोर्ट ब्लेयर वाले जो है ये विषम मैच हैं, ये असत्य, मतलब ये युग में सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं अभी आपको। देखिए भारत के द्वीपीय भागों में अंडमान और निकोबार जो लक्षद्वीप है ये प्रमुख हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित जो अंडमान द्वीप समूह है ये म्यांमार स्थित अराकान योमा पर्वत श्रेणी का ही दक्षिणी विस्तार है। इस प्रकार ये द्वीप निमज्जित उच्च भूमि के अवशेष हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहाँ चीन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगाया है। मतलब यहाँ कहाँ पे लगाया हुआ है? कोको द्वीप पर। नारकोंडम द्वीप में 2 सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, जबकि बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तरी अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। तो उत्तरी अंडमान में है ये सैडल पीक। कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में, इसीलिए ये गलत हो गया। और जो पोर्ट ब्लेयर है ये मध्य अंडमान में है, इसीलिए ये भी गलत था। ठीक, सेलुलर द्वीप दक्षिणी अंडमान में है, ये सही था। तो राइट आंसर इसका हमने देखा केवल 3। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है कि बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु जल समझौता 1960 के तहत भारत सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% जल का उपयोग कर सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके 20% जल का उपयोग जो है झेलम और चेनाब इन 2 नदियों के 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है। मतलब सिंधु के साथ साथ इसकी 2 सहायक नदियां हैं झेलम चेनाब, इससे 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है, 80% का कौन करेगा? पाकिस्तान। और जो पंचनद है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये संयुक्त रूप से सिंधु नदी से मिठानकोट के पास मिलती हैं, ये सही है। सत्य कथन पूछा है, केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट है
एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के 3 श्रेणियों को अपरदित करके प्रवाहित होती है, ये है आपकी सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी की बात करें, इसका पुराना नाम है शतुद्री और ये चिनाव की एक सहायक नदी है। ये मानसरोवर झील के पास जो है एक राक्षसताल यानी राक्षसताल झील से निकलती है और सिपकीला दर्रे के पास भारत में एंटर करती है। ठीक है, भारत में इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है। नेक्स्ट है गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखेंगे तो ये है आपका रामगंगा, गोमती, गंडक और बागमती। ठीक है, रामगंगा, गोमती, गंडक और बागमती, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन बताइए। तो जमुनिया और जो बरकी हैं, असत्य कथन बताना है, ध्यान देना। जमुनिया और बरकी दामोदर की प्रमुख सहायक नदियां हैं, क्या ये सही है? एकदम सही बात है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी एवं सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, ये भी एकदम सही बात है। यानी इसमें असत्य पूछा है तो ना तो एक असत्य है ना ही 2 असत्य हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कोई भी असत्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, राजस्थान की एकमात्र सदानीरा चंबल नदी है। राजस्थान की इसमें पूछा कौन से कितने कथन जो है असत्य हैं। राजस्थान की एकमात्र सदानीरा नदी है चंबल नदी, सही है। दामोदर नदी भंस घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, ये भी सही है। रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही हैं, यानी सभी कथन सत्य हैं, एक भी असत्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 30 है, निम्न में से किस नदी को भारत नेपाल सीमा पर, ये पूछा है कि किस नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी नदी है ये है आपकी शारदा नदी। ठीक है, जिसको सरयू नदी भी कहते हैं। ये नदी नेपाल हिमालय में स्थित जो मिलाम ग्लेशियर है, यहाँ से गौरी गंगा के नाम से निकलती है। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ये घाघरा नदी से मिलती है और इसे चौक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन 31 देखेंगे, किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा दी गई है, तो यह है कावेरी नदी, कावेरी नदी को। ठीक, और नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन 32 है पूर्णा नदी ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये इसमें सत्य कथन बताना है। जो पूर्णा नदी है वो तापी या ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये सही है। और कपिल धारा जल प्रपात जो है वाटरफॉल्स, ये नर्मदा नदी पे अवस्थित है, ये भी सत्य कथन है। तो सत्य कथन बताने हैं इसमें, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन 33 देखते हैं। क्वेश्चन 33 है, एक तरफ झील दे रखी है और उनका राज्यों से मैच करना है, तो कौन सी युग्म जो है गलत सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो ये जो वाटरफॉल्स दे रखे हैं और इसमें जो राज्य दे रखे हैं, तो कौन सी झील जो है झील दे रखी है, लेक से दे रखी हैं और उनको राज्यों से मैच करना है। तो चेम्बरकम झील कहाँ पे है? चेम्बरकम झील जो है वो केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है, गलत पूछा है। और अष्टमुडी झील जो है वो आपकी केरल में ही है। और नाको झील जो है वो उत्तराखंड में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। और चोलामो झील जो है वो सिक्किम में है। तो कौन सी युग में गलत सुमेलित है? 1 और 3। ठीक है, साथ ही मैं बताऊं कि अगर तावा झील जो है वो मध्य प्रदेश में है और पुलिकट झील आपकी आंध्र प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे लंबी जो चिल्का झील है, पूछा है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चिल्का झील। इसमें सत्य कथन पूछा है, तो सबसे लंबी झील पूछी है ये गलत है, क्योंकि सबसे लंबी झील चिल्का झील नहीं है बल्कि वेम्बनाड झील है। भारत की सबसे बड़ी उच्च अक्षांशीय झील सोंगमो झील है, तो सोंगमो झील नहीं है, ये चोलामो झील है, तो दूसरा भी गलत है। और तीसरा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, और ये सत्य कथन पूछा है तो तीसरा केवल सत्य है। ठीक है, केवल 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, मानसून पूर्व जो वर्षा है इसका स्थानीय नाम आपको बताना है, तो कितने युग में सही सुमेलित है? जो चाय वर्षा है ये आसाम में होती है। ठीक है, चाय वर्षा कहाँ पे होती है? आसाम में, टी सॉवर जिसको बोलते हैं। और काल वैसाखी ये पंजाब में नहीं होती है बल्कि ये कहाँ पे होती है? बंगाल में। और केरल में आम्र वर्षा होती है। आम्र वर्षा कहाँ पे होती है? केरल में। साथ ही जो कर्नाटक है इसमें कॉफी वर्षा होती है।
ठीक है। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम यानी कॉफी वर्षा होती है और इस पे जो है कॉफी पे फूल आना स्टार्ट होता है। नॉर्वेस्टर जो है ये उड़ीसा में इस वर्षा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो केवल 3 कथन जो है वो सही हैं, चौथा जो है वो गलत है, काल वैसाखी वाला। ठीक है। नेक्स्ट है संस्थान और उनके केंद्रों की बात करेंगे। तो एक तरफ संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थल या राज्य दे रखे हैं, कहाँ पे वो स्थल है। कितने युग में सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला नैनीताल में है, पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण ये कोलकाता में है और भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। चारों के चारों सही हैं, यानी सभी 4 सुमेलित हैं। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें भी आपको जो है सत्य कथन बताना है। ठीक। तो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें चूना आदि की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो ये जो है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना, कार्बनिक तत्व इनकी प्रचुरता होती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस जो है इनकी कमी पाई जाती है। ठीक है। तो कार्बनिक तत्व की कमी नहीं बल्कि अधिकता होती है, इसीलिए ये पहला गलत है। और जबकि दूसरा है काली मिट्टी में लोहा, चूना आदि की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास की कमी पाई जाती है, ये सही है। तो केवल 2 जो कथन है वो सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, ये 19 फरवरी 2015 को की गई थी। इसकी शुरुआत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये राजस्थान के सूरतगढ़ से मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच करने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है ये। तो कैजुरीना, केवड़ा, बेंदी वृक्ष किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? तो कैजुरीना है, केवड़ा है और बेंदी वृक्ष हैं, ये सभी के सभी ज्वारीय वन के उदाहरण हैं। ज्वारीय वन क्या होता है? ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहां नदियों का ताजा जल समुद्र जल से मिलता है और परिणाम स्वरूप दलदली भाग बन जाता है। ठीक। वहां पे हमें ये ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न प्रकार की विशेषता किस प्रकार के वन की है? कौन सी वाली विशेषता की बात कर रहे हैं? सत्य कथन इसमें बताना है। तो इसमें जो है इसके मुख्य क्षेत्रीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी जो पठारी भाग हैं, शिवालिक श्रेणी के सहारे भावर व तराई प्रदेश हैं और यहाँ के प्रमुख पेड़ वांस, खैर, त्रिफला व चंदन है। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। ये सभी विशेषताएं जो हैं कौन से वन क्षेत्रीय हैं? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में सत्य कथन बताना है। भारत में सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में वन नीति का निर्माण किया गया था, इसमें आपको बताना है सत्य कथन। तो पहला सही है। ठीक है। वन नीति का निर्माण भारत में सबसे पहले 1894 ईस्वी में हुआ था और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार बात करें तो मैदानी भागों में 80%, जबकि पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वनाच्छादित करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये गलत है। मैदानी भागों में 33%, मतलब भारत की बात करें तो टोटल 33% वन क्षेत्र की जो प्राप्ति है इसका लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मैदानी भागों में तो 20% है, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इनमें 60% अगर आपका वन क्षेत्र आच्छादित है तो एक वो अनुकूल स्थिति मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया केवल 1। सत्य कथन केवल 1 है, दूसरा गलत है यहाँ पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 है, पार्क और संस्थान दे रखे हैं और उनका स्थान दे रखा है और इसमें बताना है कितने युग में जो है वो गलत है। ठीक है। तो गलत युग में बताना है। तो देखिए, देश का पहला प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है ये कहाँ पे है? अनाईकुटी में। ठीक। कहाँ है? अनाईकुटी। और अनाईकुटी कहाँ पे है? ये है थुवाईपैथी, कोयम्बटूर में। ठीक। और ये देश का पहला प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी पार्क है। नेक्स्ट है, देश का पहला वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? यह है रानी चौड़ी में। ठीक है। रानी चौड़ी कहाँ पे है? उत्तराखंड के टिहरी जगह पे रानी चौड़ी है, टिहरी जिले में। ठीक है। उसके बाद है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ पे है? यह है सिराज बाग में। और सिराज बाग कहाँ पे है? सिराज बाग जो है जम्मू कश्मीर के डल झील के पास है और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान भी ये है। तो ये कौन सा गलत है? तो इसमें कोई भी गलत सुमेलित नहीं है, यानी सभी युग जो है सही सुमेलित हैं। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है?
इसमें बताना है सत्य कथन। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखो, पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने वाला सामाजिक वानिकी अधिनियम या वानिकी कार्यक्रम 1976 ईस्वी से चल रहा है, एकदम सही है। सामाजिक वानिकी को कनाडा तथा स्वीडन की तकनीकी सहयोग से इसे चलाया जा रहा है, ये भी सही है। सामाजिक वानिकी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से वित्तीय सहायता प्राप्त है, ये गलत है। IMF नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त है, ठीक है, विश्व बैंक से। तो 1 और 2 ऑप्शन 1 और 2 जो है सही है, ठीक है, यानी ए सही है। क्वेश्चन 44 है, जीव मंडल जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस भूवैज्ञानिक ने किया था? तो एडवर्ड स्वेज ने जो है सबसे पहले जो जीव मंडल शब्द है इसका प्रयोग किया था, ठीक। और इसके बारे में कुछ जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी तथा वे अजैविक घटक जिनमें से मतलब जिनसे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, ये सभी मिलकर जैवमंडल की क्रिया करते हैं। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में ऑस्ट्रियन जो भूवैज्ञानिक हैं, कौन, एडवर्ड स्वेज, इन्होंने किया था, ठीक है। इन्होंने ये सबसे पहले प्रयोग किया था इस वर्ड का। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो रूसी खनिज विज्ञानी और भू रसायन विज्ञानी हैं, कौन, व्लादिमीर वर्नाड्स्की, ये जो है व्लादिमीर वर्नाड्स्की, ये इन्होंने विस्तृत रूप से इसको परिभाषित किया है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं, ठीक। तो इसमें बताना है कि कितने युग में सही सुमेलित है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में, ना कि लद्दाख में। नोकरेक मेघालय में है, शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। तो ये केवल 3 ऑप्शन जो है इसमें सही हैं, यानी केवल 3 युग में सही हैं। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और हम बात करें जो पन्ना है ये मध्य प्रदेश में हमने देख लिया। इसके अलावा जो सिमलीपाल है ये उड़ीसा में है, ठीक है। और जो आपका शेषाचलम हमने देखा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं बोल दूंगा, आप समझ जाना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट है। इसमें बताना है आपको सत्य कथन कौन सा है, ठीक। तो सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित जो क्षेत्र है वो कोल्ड डेजर्ट नहीं है बल्कि कच्छ का रण है, ये गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? डिब्रू साइखोवा, ये भी गलत है। क्यों गलत है? नहीं, सत्य कथन पूछा है ना, तो दूसरा वाला सत्य है, ये सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये डिब्रू साइखोवा है, ठीक है, दूसरा सही है। और थर्ड है भारत का दक्षिणतम जैवमंडल क्षेत्र जो है अगस्त्यमलाई है, ये गलत है। क्यों गलत है ये? तो भारत का दक्षिणतम जैवमंडलीय क्षेत्र जो है वो ग्रेट निकोबार है, ठीक। तो राइट आंसर केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है? एक तरफ जैवमंडलीय आरक्षित जो क्षेत्र है इनका वर्गीकरण दे रखा है, दूसरी तरफ उससे संबंधित विशेषताएं दे रखी हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। केंद्रीय भाग और बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र ये दे रखे हैं और इनकी विशेषताएं बता रखी हैं इन्होंने। तो जो केंद्रीय भाग है वो यहाँ पे विनाश रहित अनुसंधान तथा कम संगठन वाली आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है, ये कोर रीजन की बात हो रही है। उसके बाद जो बफर रीजन है इस क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है किसमें? रख देते हैं इसे। केंद्रीय भाग जो है यहाँ पे हमने ये देख लिया पी, और जो बफर क्षेत्र है इस क्षेत्र का प्रयोग सहायक क्रियाओं तथा प्रायोगिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। और जो संक्रमण क्षेत्र है इस क्षेत्र में आरक्षित प्रबंधनों एवं स्थानीय लोगों के मध्य सामंजस्यपूर्ण सक्रिय सहभागिता चलती है, ठीक। यानी आप ऑप्शन आप समझ लीजिए, केंद्रीय भाग का पी से मैच है और दूसरे का आर से और तीसरे का क्यू से, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। 48 है, भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसमें सत्य कथन बताना है, ठीक। तो इसमें सत्य कथन बताना है, पहला सही है। दूसरा है सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में, ये गलत है। ये कहाँ पे है? सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। कितने हैं? टोटल 97। तो केवल एक सही होगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन विशेष प्रकार की शरणस्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है और राष्ट्रीय उद्यानों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। असत्य बताना है। तो असत्य जो हैं 1 और 2 ये दोनों ही असत्य हैं, क्योंकि इनकी ये विशेषताएं जो है बदल दी गई हैं। अगर आप इसे ऐसे पढ़ेंगे
कि जो राष्ट्रीय मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य हैं इनका यूज़ किया जाता है एक प्रजाति अथवा कुछ विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों का प्रयोग विशेष प्रकार की स्थलीय के संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, इन्हें आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और उससे संबंधित जीव। तो जालदापाड़ा जो है, जालदापाड़ा में कौन सा जीव देखने को मिलता है जो कि पश्चिम बंगाल में है? एक सींग वाला गेंडा से संबंधित है। तो पहला गलत है, सही सम्मिलित बताना है। जो वन विहार नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपको सफ़ेद बाघ देखने को मिलेगा, ना कि ऊँट। और केवलादेव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपका है राजस्थान में। ठीक, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? केवलादेव में साइबेरियन क्रेन। तो तीनों के तीनों जो है ये सभी सही सुमेलित युग में पूछे हैं, तो सभी युग में जो है गलत सुमेलित हैं, ये बताना है आपको। हमने सब बता दिए किसमें आपको क्या मिल रहा है। इसके अलावा कच्छ का छोटा रण गुजरात में है, यहाँ आपको जंगली गधा देखने को मिलता है, जंगली गधे से संबंधित है। इसके अलावा दाची गांव जम्मू कश्मीर में आपको हंगुल देखने को मिलेगा। काजीरंगा में आपको एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये जो वन विहार है हमने बताया सफ़ेद बाघ यहाँ देखने को मिलता है। क्वेश्चन 51, भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए इसमें सत्य कथन बताना है, इसीलिए मैं हर बार बोल देता हूँ कि आप सत्य असत्य को अच्छे से देखिए और उसके बाद जो है क्वेश्चन को पढ़िए। तो इसमें आपको सत्य बताना है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सही बात है। बिहार अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि बिहार नहीं बल्कि महाराष्ट्र जो है अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। और तीसरा है IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जिसको कहते हैं, इसने संरक्षित क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों को कैटेगरी 2 जबकि वन्यजीव अभ्यारण्यों को कैटेगरी 4 में वर्गीकृत किया है। तीसरा भी सही है, तो इसका राइट आंसर है पहला और तीसरा, यानी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या है? इसमें एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, और इसमें कौन से युग में सही सुमेलित हैं ये बताना है। ठीक, देखिए जो गुगामल है ये कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान? ये है महाराष्ट्र में, तो पहला गलत हो गया। और जो गुंडई राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, तो दूसरा सही है, मैच कर रहा है। गैलाथिया वे ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका अंडमान निकोबार में है, ये भी गलत हो गया। और महावीर हरिना वनस्थली ये कहाँ है? तेलंगाना में। और सिरोही जो है वो मणिपुर में है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा हो गया दूसरा और चौथा, यानी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है 53। विषम को आपको चुनना है, कौन सा विषम है? तो विषम का मतलब ये हुआ यहाँ पे, देखिए महात्मा गांधी जो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। एक मिनट, ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, और जो रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है ये भी यहीं पे है, और महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में है। कैंपबेल वे के ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये के नहीं होगा, ये होगा खाली कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में है। और जो मिरुनेल राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है आपका? ये है मिजोरम में, ये है मिजोरम में, यानी विषम पूछा है तो डी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि अंडमान निकोबार में ऊपर के 3 हैं और नीचे वाला जो है डी ये मिजोरम है। नेक्स्ट है 54। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2006 में किया गया था, 2006 में। ठीक है, उसके बाद 55 है, क्या है 55? वर्ष 2021 में भारत के 14 बाघ आरक्षित क्षेत्रों को वैश्विक कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी CATS की मान्यता दी गई। इनमें से यानी निम्न में से किस बाघ आरक्षित क्षेत्र को CATS मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इन सब मतलब 14 बाघ आरक्षित क्षेत्रों को वैश्विक कंजर्वेशन की जो है लिस्ट इसमें मान्यता दी गई है। इसमें से कौन सा उस लिस्ट में नहीं शामिल है ये बताना है। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व ये शामिल नहीं है। देखिए वर्ष 2021 में भारत के 14 जो 14 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं इनको वैश्विक जो CATS की मान्यता है ये दी गई। और कौन कौन से हैं वो 14 बाघ आरक्षित क्षेत्र? तो पहला है मुदुमलाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला में है। और पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में है। जो आपका सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व हैं ये सभी मध्य प्रदेश में हैं। और दुधवा जो टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये BPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिहार में है।
सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है और मानस, काजीरंगा और ओरांग जो है वो आसाम में है। ठीक, तो ये 14 बाघ आरक्षित क्षेत्रों की लिस्ट हो गई जो कि CATS मान्यता प्राप्त हैं और इनमें कौन सा शामिल नहीं है, नागरहोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, कैलाश सांखला को, इसमें बताना है असत्य कथन। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये सही है। कैलाश सांखला जो है इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में चीता को सुवेद्य की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, एकदम सही है। और IUCN की लाल सूची में एशियाई चीता को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन सही है, यानी असत्य पूछा है तो कोई भी असत्य नहीं है, यानी D सभी कथन सत्य हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57, डुगोंग के संबंध में आपको बताना है। डुगोंग, तो इसमें बताना है कि कितने कथन सत्य हैं, सत्य कथन के बारे में बात करनी है। तो देखिए, ये शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूद प्रजाति है, ये एकदम सही है। ये सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है, ये भी सही है। और उसके अलावा ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है, तो ये अनुसूची 2 में नहीं बल्कि अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, यही गलत है तीसरा वाला। यानी कितने कथन सत्य हैं, केवल 2। ठीक है, पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट है 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निम्न में से किस स्थल में केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है, तो आमेर के कुंडा ग्राम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जो आमेर का कुंडा ग्राम कहाँ पे है, आमेर का कुंडा ग्राम जो है ये आपका राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, और ये केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा और भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है, ये समझ लो आप। और भारत में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वो कोटूर केरल में बनाया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 59 है, वर्ष 2010 में हाथी है राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया और भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कोटूर में बनाया गया है, तो ये हम बता चुके हैं आपको। भारत जो पहला हाथी पुनर्वास केंद्र है ये कोटूर केरल में बनाया गया है, तो दूसरा सही है। और पहला वाला आपका 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, पहला भी सही है, तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, भारत जल विद्युत की संभावित क्षमता की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है, इसमें आपको क्या बताना है, कितने कथन सत्य हैं, तो इसमें पहला सही है। दूसरा है कोलडैम जल विद्युत परियोजना का संबंध सतलज नदी से है, ये भी सही है। द सोलर इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक हरमन स्कीयर हैं, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। क्वेश्चन 61 है, भारत को 15 क्वेश्चन 61 क्या है, इसमें असत्य कथन आपको बताना है 61 में। तो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है जिसका आधार भौतिक दशा एवं कृषि विधियां हैं, तो पहला ही गलत है इसमें। क्यों? क्योंकि 15 जलवायुविक नहीं, एक मिनट, इसमें ये बताना है असत्य कौन सा है, तो पहला सत्य है, मतलब 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में भारत को विभक्त किया गया है। जबकि दूसरा जो है शस्य गहनता सूचकांक प्राप्त करने के लिए वर्ष में शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र को वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके 100 से गुणा किया जाता है, तो दूसरा गलत है। इसका फार्मूला ये जो है वो गलत दिया गया है। इसमें क्या है, शस्य गहनता सूचकांक अगर आपको निकालना है तो वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र वटे वर्ष में शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 100 से कर देंगे तो पूरे की, तो आपको शस्य गहनता सूचकांक मिल जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो है केवल 2 है। 62 देखेंगे, आना है इसमें 62 में, तो उड़द और कुल्थी जैसी फसलें रबी की फसल के उदाहरण हैं। तो उड़द और कुल्थी जो हैं ये रबी की नहीं बल्कि खरीफ की फसलें हैं, पहला गलत है। दूसरा है तंबाकू लोबिया जैसी फसलें, ये जो हैं जायद की फसलें हैं, तो तंबाकू और लोबिया ये फसलें किसकी हैं, ये भी खरीफ की हैं, तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, ना तो एक सही है ना ही 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्न विशेषता या गुणों से फसल की पहचान करें। तो इस कौन सी फसल है ऐसी जो
चिकनी उपजाऊ मृदा में होती है, ग्रामीणी कुल की फसल है और गर्म जलवायु उसके लिए चाहिए, और किस्म जो उसकी हैं वो सांबा है, काला जीरा है और कामिनी है। ये कौन सी फसल की हम बात कर रहे हैं? तो ये चावल की बात कर रहे हैं। समझ जाना चाहिए था, जो चिकनी उपजाऊ मिट्टी में होती है वो चावल से संबंधित ही मृदा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 है, गासिपियम अर्बोरियम प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये है आपकी कपास की प्रजाति। ठीक, उसके बाद 65 है, रचाई कहा जाता है। जो रचाई है वो किसको कहा जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको कहा जाता है रचाई। ठीक है, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहते हैं। तंबाकू जिसको निकोटीन बोलते हैं इंग्लिश में, तो तंबाकू की फसल के बारे में बात करें तो ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए औसतन 15 डिग्री से 38 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है और 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है इसके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे 66। एक तरफ बोर्ड है, दूसरी तरफ उसके मुख्यालय हैं। कॉफ़ी बोर्ड आपका कहाँ पे है, इसमें मैच करना है आपको। तो कॉफ़ी बोर्ड आपका कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रीय मांसवा पोल्ट्री बोर्ड है वो कहाँ पे है? वो आपका दिल्ली में है। और तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है आपका? तो तंबाकू बोर्ड आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद आपका एक रबड़ बोर्ड है वो कोट्टायम केरल में है, याद रख लीजिए। यानी 66 का जो राइट आंसर है वो क्या है? SQRP किस में आ रहा है? इसमें डी में, SQRP। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में निहितार्थ संपदा जो है इसका पूर्ण विस्तार क्या है? यानी संपदा की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। तो ये जो योजना है ये शुरू कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत की गई थी 26 मई 2017 को असम के धेमाजी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार, सत्य कथन बताइए। तो इसमें सत्य कथन आपको बताना है। अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा ई नाम नामक राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया गया। ठीक, ये सही है। ई नाम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और उसके बाद पीएम आशा योजना के अंतर्गत मुख्यतः दलहन एवं तिलहन हेतु किसानों को न्यूनतम मूल्य प्रदान किया जाएगा। ठीक, पीएम आशा योजना के अंतर्गत। तो दूसरा भी सही है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? इसमें असत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें दिया लघु सिंचाई के माध्यम से 2000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है और इसके अंतर्गत कुआं आता है, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, ये सभी शामिल होते हैं। उसके बाद है भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील सतलज नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन जो है ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक, नहीं, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी जो परियोजना है कृत्रिम झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागरिक कृत्रिम झील बनाई गई है। ये जो है उत्तर प्रदेश में सोन नदी घाटी में उसकी सहायक नदी रहन नदी पर ये बनाई गई है। ठीक, तो ये दूसरा भी गलत है। और मैथॉन बांध बराकर नदी व दामोदर नदी के संगम पर बना है, ये आपका सही है। तो कौन सा है? असत्य है आपके, असत्य है, एक सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है फसल रोग और उसमें होने वाले रोग। तो जो अरहर है, अरहर में आपका तना विगलन, यानी बताना है कौन से युग में सही सुमेलित है। तो अरहर में आपका तना विगलन, स्टेन रोड जिसे कहते हैं, ये रोग होता है। और चने में उखटा रोग होता है। गन्ना में क्या होता है? ग्रासी सूट। और गेहूं में रतुआ रोग होता है। यानी 1, 2, 3, 4 सभी युग में जो है सुमेलित हैं। क्वेश्चन 71 देखेंगे, परियोजना और जो उनकी नदी है उनसे मैच करना है आपको। तो चुटक पनबिजली परियोजना जो है ये सुरू नदी पे बनी, मतलब परियोजना कौन सी नदी पे है? सुरू नदी पे, चुटक पनबिजली परियोजना। और जो नागार्जुन परियोजना है ये कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे। बगलिहार परियोजना कौन सी नदी पे? चेनाब नदी पे। और दंतीवाड़ा जो परियोजना है वो बनास नदी पे है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा गांधी बांध सागर परियोजना भी कहा जाता है? तो ये है पोलावरम परियोजना। ये पोलावरम परियोजना जो है इसके अंतर्गत 136 गांव, 211 छोटे गांव और 7 मंडल को मिला के ये परियोजना इसमें चल रही है। और आंध्र प्रदेश जो है इसमें इसका भी इसमें विलय कर लिया गया है, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे हिस्से का। ठीक, तो ये है पोलावरम परियोजना। 73 है परियोजना और राज्यों का मिलान करना है इसमें भी। तो ये चमेरा परियोजना कौन से राज्य में चल रही है? हिमाचल प्रदेश में। सही सुमेलित इसमें बताना है। और जो निम्मो बाजगो परियोजना है ये लद्दाख में है। ऊझा परियोजना कौन से राज्य की है? ऊझा परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश की नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की है। ठीक, पायगारा परियोजना जो है ये तमिलनाडु राज्य की है, ना कि कर्नाटक राज्य की। तो कौन सा सुमेलित है? 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद देखेंगे 74, हनुमंतराव समिति व मोहन धरिया समिति का संबंध है तो किससे है? ये है जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम से। ठीक, जल प्रबंधन कार्यक्रम से हनुमंतराव समिति और मोहन धरिया समिति का संबंध है। उसके बाद 75 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पर शुरू की जाएगी, ये सही है। ठीक, और 6 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय जल मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी, ये भी सही है। तो दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। 76 है उत्खनन, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो उत्खनन जो है, उत्खनन का अर्थ है गहराई के साथ की गई खुदाई। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत है। और खनन है इसका अर्थ है ऊपरी परत की खुदाई, ये भी गलत है। और हेमेटाइट को काला ऐश कहते हैं, ये भी गलत है। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो सही कौन सा है? तो देखिए भूगर्भिक संपदा जो होती है, भूगर्भिक संपदा को खनन अथवा उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और उत्खनन का क्या अर्थ है? ऊपरी परत की खुदाई, जबकि गहराई के साथ की गई खुदाई को खनन कहा जाता है। मैग्नेटाइट जो है इसे काला अयस्क भी कहते हैं और ये काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क होता है। कौन? मैग्नेटाइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं 76, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह अयस्क के हैं? ये गुण दे रखे हैं, ये बताना है कौन से लौह अयस्क के ये गुण दिए हुए हैं। तो ये अपसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है, ये पीले रंग का होता है, ये जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी इसे कहते हैं और इसे 35 से 50% तक लोहे का इसमें अंश होता है। तो इसका लिमोनाइट के ये गुण दिए हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो गया, इसका ए हो गया। फिर उसके बाद 78 दे रखा है स्थल और खनिज अयस्क या धातु। इसमें आपको क्या बताना है कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो रांगपो ये स्थल, ये रांगपो से क्या मिलता है? तांबा, जावर से सीसा और मुंगेर व गया से अभ्रक। ये आपको बताना है इसमें जो तीनों के तीनों युग्म जो हैं वो सही सुमेलित हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय 79 है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1975 में। ओके, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और 80 जो है प्रोजेक्ट रिहैब, इसका संबंध किससे है? किस जानवर से है? तो इसका संबंध जो है वो हाथी से है। प्रोजेक्ट रिहैब का, रिहैब की फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, मतलब मधुमक्खियों की सहायता से एलिफेंट को डाइवर्ट करना, जैसे कि एलिफेंट और ह्यूमन का अटैक कम जो है आपस में इनका टकराव कम हो सके। 81 है प्रजातियाँ और उनके क्षेत्र। तो निग्रेटो प्रजाति जो है वो अंडमान के क्षेत्र, अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मध्य एवं दक्षिण भारत में पाए जाते हैं और मंगोलाइट जो है वो आसाम तथा हिमालय क्षेत्र में, और नॉर्डिक जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 82, भारत आने वाली प्रजातियों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इनका सही कालक्रम देख लेंगे। सबसे पहले आए थे आपके नीग्रो, ठीक, नीग्रो आए थे। उसके बाद आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आए थे, फिर आए थे भूमध्य सागरीय, उसके बाद नॉर्डिक। तो 3 4 2 1 ये क्रम है इनका, भारत में आने वाली प्रजातियों का क्रम। ठीक है, 83 देखते हैं। 83 क्या है? निम्न में से कौन सी जनजातियाँ उत्तर क्षेत्र से संबंधित हैं? उत्तर क्षेत्र से संबंधित जनजातियाँ बतानी हैं। तो कौन कौन सी जनजाति है? थारू और बुक्सा, उसके बाद जौनसारी, उसके बाद खम्पा,
ये सभी जनजातियाँ जो हैं यानी 1, 2, 4, 6 यानी बी ऑप्शन सही है। ये जनजातियाँ उत्तर क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, और देखिए जो भोटिया चुनाव का भोटिया जनजाति, ये अच्छे व्यापारी होते थे। भोटिया के बारे में बता दूं, ये चीनी तिब्बत परिवार की भाषा बोलते हैं। उसके बाद 84 है, किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है? तो ये जौनसारी, केवल 3। तो जौनसारी जो है ये उत्तराखंड के देहरादून और टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी क्षेत्र में मिलते हैं। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। नीलगिरी के क्षेत्र में टोडा, कोट्टा, बदागा सबसे महत्वपूर्ण जनजाति हैं। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह जो है प्रचलित है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन 85 देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल, मारिया और भील, ये 3 जनजातियाँ जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। ठीक, इसका राइट आंसर हो गया 1, 3 और 4। उसके बाद 86 देखते हैं। 86 जो है, वनबंधु कल्याण योजना का आरंभ कब किया गया था? तो ये 28 अक्टूबर 2014 को किया गया था। भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों में कौन से आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं निग्रोटो और मंगोलाइड, यानी केवल 1 और 3। उसके बाद 88 है, मोरबंदिया पहरावना इसको कहते हैं, ताड़ना विवाह, ये विवाह पद्धतियाँ दे रखी हैं। ये तीनों मोरबांदिया और पहरावना और ताड़ना, ये तीनों जो विवाह पद्धतियाँ हैं किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये हैं गरासिया जनजाति से संबंधित। गरासिया जनजाति के बारे में फैक्ट समझेंगे कि ये मीण जो मतलब मीणा है राजस्थान के, और बाद मीणा और भील के बाद राजस्थान की जाती है गरासिया। ठीक, यानी मीण, भीला और गरासिया, ये मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान है और ये चौथों के वंशज हैं। ठीक, उसके बाद है 89, इसमें जनजातियाँ दे रखी हैं और राज्य दे रखे हैं। जो सहरिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश की है और जो खारवार जनजाति है वो उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद जो सांसी जनजाति है वो राजस्थान की है और जो कोरवा जनजाति है वो आपके झारखंड की है। राइट आंसर इसका हो गया 3, 4, 2, 1। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो वो है आपका भील। ठीक है, भील। और भील जनजाति जो है ये पूरे भारत की सबसे बड़ी और राजस्थान की द्वितीय प्रमुख जनजाति है। पहली कौन सी है वहाँ की? राजस्थान की मीणा। ठीक है, और इसके बाद देखें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में ये निवास करती है। भील का अर्थ बेसिकली होता है धनुषधारी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन 91 देखते हैं। क्वेश्चन 91 है, इसमें बताना है आपको सत्य कथन। तो चंदा 1960 में बनी थी। इसने जनजातीय समूह के मध्य कम विकसित समूहों को आदिम जनजातीय समूह यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTGs जिनको बोलते हैं, इनकी अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया। तो क्या ये सही है? तो पहला ऑप्शन गलत है। ठीक, और 2006 में भारत सरकार ने PTGs का नाम बदल के PBTGs कर दिया, ये सही है। उसके बाद PBTGs से संबंधित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या छत्तीसगढ़ में है, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 2, पहला गलत, तीसरा गलत। अब इसको समझ लेते हैं हम अच्छे से। केवल 2 सही है। देखिए, वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने जनजातीय समूहों के मध्य कम विकसित समूहों को आदिम जनजातीय समूहों यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स की एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया था। ठीक, 1973 में जो ढेबर आयोग बना था उसने ये वर्गीकृत किया था, ना कि चंदा समिति ने, इसलिए ये गलत हुआ। उसके बाद देखते हैं वर्ष 2006 में ये जो है PTGs का नाम बदल के PBTs किया गया, ये सही था। और PBTs जो हैं ये सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा में है, ना कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसको PM जनमत के नाम से जानते हैं, इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं ये बताना है, सत्य कथन आपको बताना है। इस अभियान की शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, ये सही है। इसकी शुरुआत झारखंड के खूंटी जिले से हुई थी, ये भी सही है। और इसका लक्ष्य जो था वो विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूहों का विकास करना था जो विभिन्न योजनाओं से वंचित रह गए थे। ठीक, तो ये भी सही है, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3। उसके बाद 93 है। सूचीबद्ध जो है ये तेल क्षेत्र है और ये राज्य दे रखे हैं कि कौन सा तेल क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है। तो जो मंगला तेल क्षेत्र है ये आपके राजस्थान राज्य में है।
मुंबई हाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। मुंबई हाई महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो अंकलेश्वर है ये गुजरात में है। और आपका सुरमा नदी घाटी कहाँ है? आसाम में। ठीक है, सुरमा नदी घाटी आपका कहाँ है? आसाम में। तो ये आपका राइट आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट है 94, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1948 में। ठीक, सत्य कथन इसमें आपको बताना है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा वर्ष 1956 में कार्यशील हुआ। और भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया। तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। भारत में भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं वो कहाँ हैं? लद्दाख में। ठीक, राइट आंसर हो गया डी। तो जो भूतापीय ऊर्जा है इससे तात्पर्य है भूपटल की ऊष्मा से, मतलब भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की ऊष्मा से है, जिसमें क्या आता है? ज्वालामुखी, गीजर, उष्ण स्रोत आदि के रूप में जो हमें ऊष्मा मिलती है। ठीक, अब बात करें लद्दाख की पुआ घाटी और चामथांग, छत्तीसगढ़ के तातापानी, महाराष्ट्र के उनावारे और जो उत्तराखंड है इसके तपोवन में भूतापीय ऊर्जा की संभावनाएं हमें मिलती हैं। सर्वाधिक संभावनाएं हमें लद्दाख से मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बायोगैस के संगठकों में क्या सम्मिलित है? बायोगैस के संगठक जो हैं इनमें क्या सम्मिलित है ये बताना है। तो देखिए, पहला इसमें मीथेन सम्मिलित है और कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित है। उसके बाद नाइट्रोजन सम्मिलित है और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड सम्मिलित है। यानी इसका राइट आंसर हो गया क्या? डी, 1, 2, 5 और 6। यानी ये ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत होता है बायोगैस जो प्रचुरता में उपलब्ध है और मतलब जो प्रचुरता से उपलब्ध प्राकृतिक कार्बनिक अपशिष्टों से बनाया जाता है। ठीक, और बायोगैस एक प्रकार का जो है वो गैसीय मिश्रण है। इसमें सामान्यतः 60% मीथेन होती है, 40% CO2 होती है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसमें हमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद 97 देखेंगे। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जिसको शिव समुद्रम कहते हैं ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1902 में। ठीक, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसे। तो इसमें जो नालको है इसकी स्थापना 1981 में हुई थी फ्रांस की सहायता से। वाल्को जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, यानी नालको से पहले ही वाल्को की स्थापना 1965 में हुई थी सोवियत संघ की सहायता से। इंडाल्को की जो स्थापना हुई थी एल्यूमिनियम उद्योग की, ये हम एल्यूमिनियम उद्योग देख रहे हैं सारे। इंडाल्को की स्थापना 1938 में हुई थी, वाल्को से भी पहले किसकी? कनाडा की सहायता से। और वेदांता की स्थापना 1976 में हुई थी जर्मनी के सहयोग से। ठीक, इसका राइट आंसर हो गया सी मतलब 1, 3, 2, 4। उसके बाद देखेंगे 99, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक, महाराष्ट्र में कितनी है? तो ये है 18,459.25 किलोमीटर। ओके, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 100 क्वेश्चन हमारा। इसमें हमें बताना है सत्य कथन। तो सीमा सड़क संगठन ने BRO की स्थापना जो है वो 1960 में हुई, सही है। भूपेन हजारिका सेतु देश की सबसे लंबी नदी सेतु है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो इसमें दूसरा जो है गलत है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहित नदी पर निर्मित किया गया है। और 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री ने असम में भूपेन हजारिका सेतु, जिसको ढोला सदिया सेतु कहते हैं, इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया हमारा। तीसरा हमारा सही है, अटल टनल जो है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से वर्ष भर जोड़े रखती है। राइट आंसर हमारा हो गया 1 और 3। क्वेश्चन देखेंगे 101, न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था अल्फ्रेड वेबर के द्वारा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सिद्धांत जो दिया गया था ना, वो न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत, ये अल्फ्रेड वेबर जर्मन अर्थशास्त्री थे। उनकी पुस्तक थी उद्योगों के स्थान के सिद्धांत। 1909 में ये सिद्धांत दिया, वो पुस्तक छपी थी, वहाँ से ये सिद्धांत लिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, बांचू समिति जो है ये क्यों बनाई गई थी? ये पहली बार आपने सुना होगा बांचू समिति। किसी ने पहले भी सुना तो कमेंट करके बताएं बांचू समिति क्यों बनाई गई थी। ठीक, तो ये जो है औद्योगिक रूप से पिछड़े जो क्षेत्र हैं इनके औद्योगिक विकास के लिए, मतलब इनके औद्योगिक विकास का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 103, क्षेत्र दे रखे हैं और प्रसिद्ध उद्योग दे रखे हैं। तो देखते हैं
रांची जो क्षेत्र है वो भारी इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो जो है वो आयरन स्टील के लिए प्रसिद्ध है। जादूवाड़ा यूरेनियम का खनन और घाटशिला तांबा प्रगलन। ठीक है, राइट आंसर इसका 4 3 2 1 यानी ए। 104 नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में बताइए कौन से कथन सत्य हैं। तो नई औद्योगिक नीति 1993 में आई थी, बिल्कुल गलत। 1991 में आई थी। और उसके बाद लाइसेंस राज को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, ये भी गलत। लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया, हालांकि ये आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, क्योंकि रक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण और खतरनाक उद्योगों से संबंधित इसमें जो है इनको लाइसेंस लेना जरूरी था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया 2। कोई भी सत्य नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। 105 है स्वतंत्रता से पूर्व लौह एवं इस्पात उद्योग दे रखे हैं सूची 1 में, और स्थापना वर्ष सूची 2 में दे रखे हैं। ठीक, 105 में हम क्वेश्चन देख रहे हैं। कुल्टी पश्चिम बंगाल जो है ये किस जगह पे है? ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। साक्षी कहाँ पे है? झारखंड में। इसकी स्थापना 1907 में हुई। भद्रावती कहाँ पे है? कर्नाटक। 1923 में इसकी स्थापना हुई। बनपुर ये पश्चिम बंगाल में है। 1937 में इसकी स्थापना हुई। राइट आंसर इसका क्या हो गया? 2 1 4 3। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो हीरापुर है ये पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र और उनके सहायक देश। तो राउरकेला ये उड़ीसा में है। इसकी किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ। कब हुआ स्थापित? 1955 में। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। 1955 में ये भी स्थापित हुआ सोवियत संघ की सहायता से। भिलाई और यानी सोवियत संघ ने हमारे साथ भलाई की, ऐसे समझ लो। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ये ब्रिटेन में है और ये स्थापित हुआ 1955 में। तीनों ही 1955 में ये स्थापित हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2 3 1। क्या हो गया? 2 3 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। सत्य कथन बताइए। तो पहला लोहा और इस्पात उद्योग तमिलनाडु के पोर्टोनो में स्थापित किया गया था, ये सही है। और भारत विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। दोनों ही सत्य हैं, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र, इसमें भी हमें सत्य कथन बताना है। 108 में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। तो इसमें पहला गलत है। क्यों गलत है? तो इसमें हमें सत्य कथन बताना है ना। तो इसमें पहला उर्वरक संयंत्र जो है 1906 में सिंदरी में स्थापित किया गया था, ये सत्य है। ठीक, और दूसरा जो है भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के उर्वरक उत्पादित किए जाते हैं, नाइट्रोजन आधारित और पोटास आधारित, ये गलत है। भारत उर्वरक निगम की स्थापना 1961 में हुई थी, ये सत्य है। ठीक है, तो कितने कथन सत्य हैं? केवल 2, 1 और 3। तो देखिए, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र हमने देखा 1906 में सिंदरी में स्थापित हुआ था। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के उर्वरक उत्पादित होते हैं, नाइट्रोजन आधारित और पोटास आधारित नहीं, बल्कि फास्फोरस आधारित। ठीक है, और तीसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। कौन सी तेल रिफाइनरी असम में है? तो असम में कौन सी तेल रिफाइनरी है? तो एक तो डिगबोई है, एक है नूनामती और एक है बोगाईगांव, यानी राइट आंसर इसका हो गया C। 2 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। कागज उद्योग के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये एक वजन बढ़ाने वाला उद्योग है, पहला गलत है। कागज का पहला आधुनिक उद्योग 1832 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था, दूसरा सही है। और तीसरा है आंध्र प्रदेश में कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र टीटागढ़, नेहट्टी और बांसबेरिया हैं। तो ये आपको बताना है कौन से सत्य। तीसरा भी असत्य है। ठीक, केवल 2 सत्य है। तो ये जो है एक वजन घटाने वाला उद्योग है। ठीक, और जो तीसरा वाला हमने ऑप्शन देखा तो इसको समझ लीजिए, ये वर्तमान में कागज उद्योग के लिए सबसे अधिक कारखाने आपके पश्चिम बंगाल में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे टीटागढ़, निहट्टी और हावड़ा, बांसबेरिया ये सब पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। ठीक, तो राइट आंसर इसका केवल 2 है। क्वेश्चन देखेंगे 111 है। जो मित्र योजना है, मित्र योजना या मित्रा योजना के संबंध में बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका पूर्ण विस्तार मेगा इंडस्ट्री टेक्सटाइल पार्क्स है, गलत है। फुल फॉर्म पूछिए तो इसकी फुल फॉर्म है मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क। ठीक, मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क, ना कि मेगा इंडस्ट्री टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक।
ठीक, क्या है? मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क, पहला गलत हो गया। दूसरा है केंद्रीय बजट 2021-22 में सरकार के द्वारा मित्र योजना की घोषणा की गई थी, दूसरा सही है। तीसरा है इस योजना के तहत 3 वर्ष में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क शुरू किए जाने का प्रावधान है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सत्य हैं, कथन बी मतलब ऑप्शन बी सही है, केवल 2। क्वेश्चन 112 देखेंगे। कुटीर उद्योग दे रखे हैं, मतलब कुटीर उद्योग विकसित करने वाले संस्थान और स्थापना वर्ष। तो कुटीर उद्योग बोर्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और कुटीर और केंद्रीय रेशम बोर्ड 1949 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में, और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड 1953 में। राइट आंसर है इसका ए, 1, 2, 3 और 4। चीनी उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय चीनी उद्योग भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, पहला तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भारतीय चीनी उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, फर्स्ट पे सूती वस्त्र उद्योग आता है। सेकंड है भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, भारत जो है विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये सही है। ठीक है, केवल 2 सत्य है। पहला कौन सा है? पहला ब्राज़ील है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश। ठीक, भारत सेकंड पे है। क्वेश्चन 114 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन गलत है। तो केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान संस्थान बहरामपुर कोलकाता में स्थापित किया गया है, सही है। भारत में केवल शहतूत और तसर रेशम का उत्पादन होता है, दूसरा गलत है, पहला सही है। तो केवल 2 गलत है इसमें। ठीक, दूसरा इसीलिए गलत है क्योंकि भारत में जो उत्पादित रेशम है इसकी प्रमुख जो किस्में हैं वो शहतूत है, तसर है, मूंगा है और एरी, यानी 4 प्रकार की रेशम भारत में होती है। 115 है कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत में शामिल नहीं है, ये बताना है आपको। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है वो महारत्ना कंपनी नहीं है या महारत में शामिल नहीं है। तो भारत में प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो टोटल कितने महारत्ना हैं? टोटल 14 महारत्ना कंपनी है भारत में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग ये नए वाले हैं और उनके मार्ग दे रखे हैं। तो NH44 ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, NH48 दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है, NH53 गुजरात में हजीरा से ओडिशा में पारादीप बंदरगाह तक ही जाता है। ठीक, और NH16 पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट से तमिलनाडु के चेन्नई को जोड़ता है। इसका आंसर हो गया डी। 17 देखते हैं, इसमें बताना है आपको कौन से कथन सत्य हैं। तो भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा नेटवर्क है, पहला तो गलत है क्योंकि भारत दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक, उसके बाद दूसरा है भारत का सबसे छोटा राजमार्ग जो है NH6 है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH548 है जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH44 है, ये सही है। तो केवल 3, यानी केवल एक ही कथन सही है, केवल 3। ठीक, पहला और दूसरा गलत है। 118 है जो NH548 है ये झारखंड राज्य के आसनमनी और जमशेदपुर शहरों को जोड़ता है, इसमें सत्य कथन बताना है। तो पहला गलत है क्योंकि ये जो NH548 है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और NH118 है ये जोड़ता है झारखंड राज्य के आसनमनी और जमशेदपुर शहरों को। तो दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, और पहला जो है महाराष्ट्र राज्य से लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई में गुजरता है। ठीक, तो दोनों के दोनों कथन जो है असत्य हैं, ना तो एक सत्य है और ना ही 2। नेक्स्ट है राज्य राजमार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सत्य हैं। तो राज्य जो राजमार्ग है इनका निर्माण रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग यानी PWD के द्वारा किया जाता है, सही है। और वे राज्य के सभी प्रमुख कस्बों और शहरों को लिंक प्रदान करते हैं, ये भी सही है। कर्नाटक में राज्य राजमार्ग का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये तीसरा गलत है क्योंकि महाराष्ट्र में है। ये कितना है? 22.14% महाराष्ट्र में। तो तीसरा गलत है, यानी 1 और 2 केवल 2 सही हैं, 1 और 2 कथन। ठीक, 120 है, इसमें सत्य कथन बताना है। इसमें है कि कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह, सही है। ठीक, ये भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। ये जो है जुड़वा गोदी प्रणालियों के लिए जाना जाता है। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। उसके बाद पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में महानदी के संगम पे, महानदी जो नदी है इसके संगम पर स्थित है, तो ये भी सही है। ठीक, उसके बाद देखें चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये गलत है क्योंकि जो
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह, बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह जो है वो बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया कि केवल 1 और 2 सत्य हैं, यानी केवल 2। 121 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करें। ये हमारी करंट अफेयर्स का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। तो पहला कथन जो है सत्य है, मतलब इसमें हमें क्या बताना है, असत्य कथन बताने हैं। तो पहला सत्य है। और नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया, ये गलत है, क्योंकि ये जो है सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नाबार्ड ने पृथ्वी दिवस पे, ना कि पर्यावरण दिवस पे, पृथ्वी दिवस पे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसके अवसर पे जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया था। और तीसरा है, नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश हुई थी। तीसरा भी गलत है, क्योंकि 1984 में नहीं बल्कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो इसके राइट आंसर हो गए केवल 2 और 3। ठीक है, पहला मतलब असत्य पूछा है तो हमसे, तो 2 और 3 असत्य हैं, इसीलिए इसका आंसर हो गया 2 और 3। ठीक, पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, हमने बताया 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम पूछ रहा है, इसकी थीम है गृह बनाम प्लास्टिक। 123 देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्कोर जो है 36.62 से गिर के 31.28 हो गया है। ये क्या सत्य है? हाँ, एकदम सत्य है। वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पे है। ये गलत है, क्योंकि वर्ष 2024 में विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में जो है इसकी रैंकिंग में सुधार होके इसमें शीर्ष में पूछा है। तो भारत की रैंक तो 158 है, लेकिन डेनमार्क जो है शीर्ष पे नहीं है, वो नॉर्वे शीर्ष पे है। ठीक है, डेनमार्क दूसरे स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर केवल 1 है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है 124, A++ ग्रेड पाने वाले बिहार का पहला नॉलेज कौन है? बिहार का पहला कॉलेज, ये बिहार का पहला कॉलेज है जो कि A++ ग्रेड पाने वाला है। कौन सा है? ये पटना वीमेंस कॉलेज है। ठीक, पटना वीमेंस कॉलेज ये बिहार का पहला कॉलेज है जो A++ की ग्रेड पाने वाला कॉलेज है। उसके बाद है अंडर 20 भारत महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी खुशी कुमारी किस जिले से हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं करंट अफेयर के बिहार स्पेशल में। ये है औरंगाबाद जिले से। ठीक, उसके बाद है सियरा माद्रे किन 2 देशों के बीच के विवाद का हिस्सा हैं? तो सियरा माद्रे जो है वो चीन और फिलीपींस देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है। ठीक, जो हाल ही में चर्चा में रहा है सियरा माद्रे, ये एक लैंडिंग जहाज़ है जिसे चीन के द्वारा हटाने की मांग की गई है, जिसे फिलीपींस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हटाने से। और 1999 में जो स्प्रेटली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस सोल पर फंसा सियरा माद्रे जो है वो एक जहाज़ का मलबा है एक्चुअली। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सत्य कथन बताना है। तो 127 नंबर में देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बनी है। तो अमेजन नहीं बनी है, बात करें इन्फोसिस बनी है। ये अमेजन नहीं है, इन्फोसिस है। पहला गलत हो गया। दूसरा है फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है ये फिनलैंड में नहीं बल्कि आइसलैंड में ये लॉन्च किया है। दूसरा भी गलत है, यानी ना तो 1 सत्य है ना ही 2। हाल ही में चर्चा में रहा रुआंग ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? ये है इंडोनेशिया से। ठीक, क्वेश्चन 129 है, प्रमुख दिवस दे रखे हैं, उनकी तिथियां दे रखी हैं। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को और विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस है वो 3 मई को मनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। राइट आंसर बी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 130 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है बी रमेश बाबू। हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी
बी रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब से सम्मानित किया गया है। कोनेरू हम्पी और हारिका द्रोणावेली के बाद रमेश बाबू, जो बी रमेश बाबू हैं, ये सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरी भारतीय महिला हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन 131 देखते हैं। 131 जो है ये एक तरफ व्यक्ति दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके उपलब्धियां। तो जो प्रतिमा सिंह हैं, प्रतिमा सिंह जो हैं, प्रतिमा सिंह का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के ये जो है इसको पूरा कट रहा है, इसको ठीक से दिखा देते हैं। अब ठीक है, ये प्रतिमा सिंह जो हैं ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं ये। ठीक है, और जो संजय भल्ला हैं, संजय भल्ला जो हैं वो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए हैं। और यादविंदर माली जो हैं ये लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुए हैं। और संजय कुमार मिश्रा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया 4321। ठीक, यानी C। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्ले ट्रू, #प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान के द्वारा चलाया गया। तो ये अभियान जो है वो चलाया गया है कौन से संस्थान के द्वारा। इसमें 4 संस्थानों के नाम दिए गए हैं आपको, और ये नाडा के द्वारा जो है चलाया गया है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा। उसके बाद है 133वां वेस्ट, इसमें सत्य कथन बताना है। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए, सही है। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है, ये भी सही है। और इस बीमारी का होस्ट जो है वो मच्छर है, तो इस बीमारी का होस्ट जो है वो पक्षियों के द्वारा ये फैलता है, तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। 134 देखेंगे भविष्य पोर्टल के बारे में असत्य कथन बताना है। भविष्य पोर्टल के संबंध में आपको कथन दे रखे हैं तो असत्य कौन सा है। ये पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया, पहला सही है। ये पेंशनभोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है, दूसरा भी सही है। यानी असत्य कथन कौन से हैं, कोई भी असत्य नहीं है, तो ना तो एक असत्य है और ना ही 2 असत्य हैं। ठीक है, और ओरंगुटान, जो ओरंगुटान डिप्लोमेसी है, ओरंगुटान डिप्लोमेसी का संबंध किस देश से है, ये है मलेशिया से। ठीक, मलेशिया से। तो हाल ही में मलेशिया ने पर्यावरण के संरक्षण के रूप में अपनी छवि में सुधार के लिए ओरंगुटान डिप्लोमेसी का सहारा लिया। यानी जो ओरंगुटान डिप्लोमेसी है वो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। ठीक, 136 है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किसने किया है, वो किया है DRDO ने। 1 मई 2024 को सुबह लगभग 8:30 बजे सफलतापूर्वक ये उड़ान परीक्षण किया गया है। ठीक, कहाँ से किया गया है, ओडिशा के समुद्र तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ये संपादित किया है परीक्षण। 137 देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट, जिसको ISSAR 2023 कहा गया है, इसके संबंध में कथनों पर विचार करें, असत्य कथन कौन सा है। तो भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह जो है प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, ये सही है। और दूसरा है 31 दिसंबर 2023 तक लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो यानी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह जो हैं, मतलब ये कितने उपग्रह हैं, 29, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका हो गया, मतलब पहला भी कथन सत्य है, दूसरा भी सत्य, हमसे असत्य पूछा है तो इसको ना तो 1 ना ही 2, यानी एक भी असत्य नहीं है। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध जो है पूर्वोत्तर भारत से है। ठीक, चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, इन सभी स्थानों पे इसने अपना प्रभाव छोड़ा था। नेक्स्ट है बॉम्बी बकेट। ये बॉम्बी बकेट क्या है, तो ये जो है आग बुझाने के लिए बनाया गया एक हेलीकॉप्टर बकेट है। ठीक, तो हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल के निकट जंगलों में भीषण आग लगी। उस टाइम भारतीय वायुसेना को भीषण आग पर काबू पाने के लिए कर्मियों और MI-17 हेलीकॉप्टर को भेजा गया और बॉम्बे बकेट उसी समय चर्चा में आया, जिसे हेलीकॉप्टर बकेट के रूप में भी जाना जाता है। और नैनीताल के पास स्थित भीमताल झील से पानी एकत्र करने के लिए बनाई गई थी ये बकेट और इसे जलते हुए जंगलों पर डाला गया था। ठीक, 140 है
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट यानी बाहरी दुष्प्रभाव के कारण रक्त के थक्के जमाने वाला विकार है। तो सत्य कथन बताना है, तो इसमें पहला तो गलत है। और दूसरा है इसमें प्लेटलेट्स अकाउंट कम करने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है, तो दूसरा सही है। यानी केवल 2 कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, कथन एक गलत है क्योंकि हाल ही में ये जो है कोविड-19 महामारी के कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका ने इसे स्वीकार किया है कि ये जो है टीकाकरण के संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो इसमें जो है TTS जो है इसको वैक्सीन प्रेरित थ्रोम्बोटिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, ये या फिर वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है। तो ये जो सिंड्रोम है TTS, इसके साथ थ्रोम्बोसिस एक दुर्लभ स्थिति है जो कम प्लेटलेट काउंट के साथ मिलकर रक्त के थक्कों के साथ मतलब गठन की विशेषता इसमें पाई जाती है। और कोविशील्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक एक दुर्लभ रक्त के थक्के जमने वाले विकार के कारण बन सकता है। इस स्थिति के कारण प्लेटलेट काउंट में कमी आ जाती है और अत्यधिक रक्तस्राव होता है। ठीक, क्वेश्चन 141 देखेंगे। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में बताना है, विचार करना है इन कथनों पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है, देखो सत्य कथन बताना है हमको। तो इसका पहला सही है, वर्ष 2018 में ये आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी। दूसरा भी सही है, ये सरकार के द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इसका तीसरा कथन जो है वो गलत है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल एजेंसी नहीं है, बल्कि ये इसका जो कौन सा किसके द्वारा है ये, तो ये देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इसकी नोडल एजेंसी है। और आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 इसके कथन सही हैं, 1, 2 और 4। तो जो रैम्पेज मिसाइल है इसको भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल किया गया है, इस संदर्भ में बताना है क्या सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस मिसाइल को हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है, ये सही है। इसे इजराइल में विकसित किया गया है रैम्पेज मिसाइल को, और ये हवा से ज़मीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। ये तीनों के तीनों कथन जो हैं इसमें सही हैं, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद देखेंगे 143। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है, ये बना है आपका हांगकांग। ठीक, उसके बाद देखेंगे हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, रणदीप हुड्डा को। ओके, और ये पुरस्कार की शुरुआत ही 2022 में हुई है और पहली बार इससे सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी जी को। ठीक, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है, तो ये किया है पुणे में। हाल ही में पुणे में संविधान उद्यान स्थापित किया गया है, जिसे भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने मिलकर स्थापित किया है। इससे पहले जयपुर में संविधान उद्यान की स्थापना की जा चुकी है और इस उद्यान में नागरिकों के लिए ये जो उद्यान पुणे में स्थापित किया गया है, इसमें नागरिकों के लिए संविधान के 11 कर्तव्यों की जानकारी जो है दी गई है। 146 है, संसद के द्वारा बनाए गए 3 आपराधिक कानून के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, हमको सत्य कथन बताना है। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 इसको जो है भारतीय दंड संहिता के ये जो है भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी। जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, इसकी जगह कौन लेगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। उसके बाद दंड प्रक्रिया 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ये भी गलत है, क्योंकि जो है आपकी भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये वही है भारतीय दंड संहिता 1860 हम बता रहे थे, ये इसकी जगह लेगी। ठीक, उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ये सही है। और तीनों आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं आपके इसमें, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, पहला और दूसरा गलत है। ठीक, राइट आंसर इसका क्या है, 3 और 4। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी, ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसको सक्सम वैली भी बोलते हैं, सक्सगाम भी बोलते हैं। तो ये भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित सक्सगाम घाटी में चीन के द्वारा सड़क निर्माण करने पर विरोध किया है, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, कहाँ पे, कांगो में। ठीक,
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का एक मध्य अफ्रीकी देश है, ये आप याद रखना। और यहाँ पे जो है 30 जून 1960 को बेल्जियम से इसे स्वतंत्रता मिली थी। 149 है, निम्न में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? तो किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? किस देश ने जीता है? चीन ने। ठीक है, तो हाल ही में चीन ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं। थॉमस कप और उबेर कप फाइनल में चीन ने इंडोनेशिया को हराया है, ये बात आप याद रखना। तो वो थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप जो है वो इसे विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, जिसका आयोजन पहली बार जो हुआ था 1948-49 में हुआ था थॉमस कप का। ठीक है, उसके बाद उबेर कप है, इसको विश्व महिला टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, जिसका आयोजन पहली बार हुआ था 1956-57 में। और भारत ने एकमात्र बार, सिर्फ एक बार 2022 में थॉमस कप जीता था, जबकि एक भी बार उबेर कप आज तक भारत ने नहीं जीता है, ये याद रख लेना। भारत ने मात्र एक बार 2022 में थॉमस कप जीता है, उबेर कप भारत ने एक भी बार नहीं जीता है। और 150 क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, इसको टेस्ट का, जो हम ज्योग्राफी का टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए हम पॉलिटी का टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, हमारा एक हिस्ट्री का टेस्ट आ गया है, उसके बाद एक हमारा अभी ये ज्योग्राफी का हो गया, उसके बाद एक पॉलिटी का आएगा। ये जो जुनून सीरीज़ है एडिटोरिया की, इसमें टोटल 15 टेस्ट हैं और हमारी ये लगभग अभी पॉलिटी का टेस्ट भी हो सकता है मैं आज या कल अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से हम जो है अगले 7 से 8 दिन में ये टोटल 15 टेस्ट अपलोड कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता। ठीक, कौन सी बैंक के साथ? बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। ठीक, तो ये हो गए हमारे 150 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ आपको ये यहाँ पे कराई जाएगी बीपीएससी के लिए। बाय बाय, टेक केयर।